हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो यूपी पुलिस री एग्जाम और यूपीएसआई और ओल एग्जाम आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाठ का उद्देश्य। इस पाठ के अध्ययन से के उपरांत आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के बारे में जान पाएंगे। हिंदी भाषा की विकास यात्रा में अन्य भाषाओं का योगदान समझ पाएंगे। हिंदी साहित्य की निर्मित में हिंदी से पूर्व के साहित्य की भूमिका से परिचित हो सकेंगे। प्रस्तावना। हिंदी भाषा और साहित्य के निर्माण की शुरुआत के लगभग एक के साथ साथ भारतवर्ष के उत्तर दक्षिण सीमांत से विजयद्रप्त इस्लाम का प्रवेश हुआ। लगभग यही वह समय भी है जब हिंदी साहित्य का जगत में भाषा, विचार, दर्शन आदि क्षेत्रों में हलचल और परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। साहित्य शास्त्र और पांड्य से थककर लोक की ओर उन्मुख हुआ। महत्व परंपराएं लोक गिराए होने के उपद्रव में छनकर लोक भाषा में समा रही थी और इस क्रम में कहीं छूट रही थी तो कहीं अपना रूप बदल रही थी। लघु परंपराएं साहित्य रचना के माध्यम से प्रतिष्ठित और स्थापित हो रही थी। बौद्ध, जैन और ब्रह्म विचार और दर्शन संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से छानकर यह पुरानी हिंदी में अभिव्यक्त हो रहे थे और देशकाल के संदर्भ में विकसित और रूपांतरित भी। परंपरा का संबंध समाज के सुशिक्षित, मननशील, चिंतापरायण, विशिष्ट जन के साथ होता है, अर्थात उस वर्ग के साथ जो सांस्कृतिक धनराशि के विशेषण, व्याख्या, चिंतन और सृजन में समर्थ होते हैं। महत्व परंपरा की कोटि में वह विलुप्त ज्ञान राशि रखी जाती है जो कि समाज में मार्गदर्शन देने वाले दीपक की भूमिका निभाती है। लघु परंपरा भी महत्व परंपरा से ही जुड़ी होती है और उससे लोक विश्वासों, संस्थाओं, लोक कथाओं, कहावतों, पहेलियों, किस्सों, मिथकों आदि रूपों में अभिव्यक्त करके लोक साहित्य की राशि का सृजन करते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को आदिकाल से ही एक प्रौढ़ और पुष्ट लोक साहित्य की तरह देखा जा सकता है जो विशिष्ट साहित्य की प्रतिष्ठा पाने के रास्ते पर है। जिस कालखंड को हिंदी साहित्य का आदिकाल या आरंभ कहा जाता है वह देश के इतिहास में मध्यकाल के बीचों बीच एक का समय है। इसके पीछे चिंतन और सृजन की 1000 वर्ष की ऐतिहासिक पीठिका मौजूद है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य का यह आदिकाल है क्योंकि जिसे हम आज हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं वह उसके आरंभिक स्वरूप की तात्कालिक लोक भाषा की साहित्य स्वीकृति और प्रतिष्ठा का आदिकाल है। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी भूभाग। आज के भारत में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार हिंदी भाषी राज्य हैं। यह एक विशाल भूभाग है। राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा से लेकर उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमांत, मध्य प्रदेश और बिहार के पूर्वी सीमांत तक फैले हुए तथा प्राचीन काल से मध्य प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध इस समूचे प्रदेश की साहित्यिक भाषा को हिंदी का कहा जाता रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक स्वभाव की चर्चा करते हुए बताया कि वह चौमुखी संस्कृतियों और विभिन्न प्रकृतियों से घिरा हुआ भी रक्षणशील और पवित्रताभिमानी होता है। विभिन्न संस्कृतियों की रगड़ से उसमें वैचारिक गतिशीलता और दूसरे धर्मों, मतों, संप्रदाय, संस्कृतियों के लिए सहनशीलता दिखाई देती है, किंतु आचार व्यवहार में रक्षणशीलता बनी रहती है। इसी मध्य प्रदेश के मध्यकाल में हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक की 325 वर्षों की अवधि घटित हुई। इस घटना का विशेष पक्ष इस्लाम का भारत आगमन है। इन दोनों घटकों की समकालीनता का परिणाम स्वाभाविक ही था कि हिंदी साहित्य के प्रकट परिवर्तनों को इस्लाम के आगमन का स्वभाव, परिणाम या प्रतिक्रिया मानकर व्याख्यातित किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिस्थितियों पर ध्यान दिया और हिंदी साहित्य के आगामी विकास को इस्लाम के आगमन की संदर्भ सापेक्षता में देखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य तक का हर अंग भाषांतरों से गुजरा हुआ परंपरा में पहले से मौजूद रहा है। उन्होंने परंपरा को रेखांकित किया, टूटी हुई कड़ियों को जोड़ा, खाली जगहों को शोधमस्त तथ्यों से भरा, उसमें आते हुए मोड़ों में निहित सूत्रों को के सुलझाव उलझाव की व्याख्या की, इस्लाम के प्रभाव, परिणाम और प्रतिक्रिया वाले तर्कों का उत्तर दिया। उसे भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास की तरह देखा और घोषित किया कि इस्लाम अगर न भी आया होता तो हिंदी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के अध्ययन के दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो उसकी तात्कालिक पृष्ठभूमि जिसके अंतर्गत उन समसामयिक प्रभावों और दबावों का विवेचन किया जाता है जिनके भीतर रहते हुए साहित्य की रचना होती है। दूसरे पीछे से चली आती हुई परंपराएं जिन्हें बाहर जातीय मानसिकता का निर्माण किया। जातीय मानसिकता साहित्य को रचती है
और उसमें अभिव्यक्त भी होती है। वह स्वयं रचना सामग्री भी है और उसकी उत्पादक भी। तात्कालिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में जातीय मानसिकता के अभिव्यक्ति का सार तत्व मात्र तात्कालिक नहीं होता है। इस संदर्भ में पृष्ठभूमि के अध्ययन का अर्थ इस्लाम को भारत परिवेश के पहले से चली आती परंपरा के उन घटकों का अध्ययन है जो भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास कहे जा सकते हैं। शरमन परंपरा तथा ब्रह्म चिंतन परंपरा। प्राचीन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ग्रंथों से श्रवण परंपराओं तथा संप्रदायों का आगमन हुआ। उसके अंतर्गत विरक्ति प्रधान बौद्ध और जैन परंपराएं और उसके करुणा पुष्ट धर्म आता है। वे मूलतः निराशावादी परंपराएं रही हैं और वैदिक कर्मकांड आदि बलि परंपरा के विरुद्ध विचारधारा है। ब्राह्मण परंपरा का आगमन वेद साहित्य और संस्कृतियों से हुआ है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्म को मोक्ष का आधार और वेद वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानता है। ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म और ब्रह्मांड को जान का ही ब्रह्मलीन होने का मार्ग खुलता है। श्रवण परंपरा के प्रबल होने पर ब्राह्मण धर्म दब गया था। 7वीं-8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के अद्वैत मत की स्थापना के साथ ब्राह्मण धर्म का पुनर्जीवन हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास इन दिनों जीवन दृष्टियों के उलझने सुलझने समन्वित होते रहने का इतिहास है। ईसा की 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म प्रबल रूप से स्थापित हुआ। लोक संपर्क में से वह दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान सन्यासी विरक्त भिक्षुओं का संप्रदाय बना रहा और महायान जनसाधारण के साथ गहन रूप से संपर्क होकर अनेक शाखाएं प्रशाखाओं में फैलता चला गया। अंत की तरफ उसमें सहजयान और वज्रयान का उद्भव हुआ। महायान ने अपनी सापेक्षता में हीनयान विशेषण का यूँ प्रचार किया कि वह संज्ञा बन गया और स्वयं हीनयान ने भी उसे अपने नाम की तरह अपना लिया। आचार विचार की सहजता और किसी भी किस्म की कट्टरता का अभाव महायान शाखा की व्यापक संस्था में सहायक हुआ। मौर्य सम्राट अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वर्षों में ही आरंभ हो चुका था। ईस्वी सन के आरंभ में वह सुदूर पूर्व और मध्य एशिया से जुड़ चुका था और नई बातों के आगमन से उसके पुराने रूप में परिवर्तन होने लगा था। बौद्ध साधना के साथ शैव और शाक्त उपासनाओं के योग से सहजयान और वज्रयान तंत्र साधना के रूप में विकसित होने लगे थे। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने संकेत किया कि तांत्रिकों का आगमन शब्द बाहर से आए हुए आचार का अर्थ होता है। परवर्ती शास्त्र निरपेक्ष संत साहित्य पर नाम जप और बौद्ध तत्ववाद के निशान दिखाई देते हैं। अवतारवाद की शास्त्र सापेक्ष भावधारा के भक्तों पर ही महायान का प्रभाव पड़ा। परस्पर विरुद्ध विश्वासों और विचारों का एक ऐसा समन्वय भारतीय लोक धर्म की अपनी विशिष्टता है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में भारतीय गृहस्थ आज भी परंपरा विरोधी मतों को मानने वाले साधुओं की और भिन्न भिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न प्रकृति के देवताओं की पूजा करता है। विभिन्न प्रभावों दबावों और समन्वयों से में पकड़कर बदलते हुए बौद्ध धर्म का चिन्ह उस समय के अपभ्रंश पुरानी हिंदी के साहित्य से प्राप्त होता है। उस समय का मतलब वही समय जब शास्त्र का लोक रूपांतरण हो रहा था तो शास्त्र के ऊपर लोक की प्रतिष्ठा हुई। मध्य देश के सांस्कृतिक स्वभाव के अनुकूल आचार व्यवहार की रणशीलता के चलते बौद्ध मठों के उठ जाने के बाद भी पूजा साधना की विधियां शेष रही, लेकिन उनमें पांड्य और कृच्छ साध्या के कष्टपूर्ण साधना का कोई लेस नहीं रहा। महायान अपने आचार व्यवहार की सहजता में लोकमत की प्रधानता से शुरू और उसी में घुलकर लुप्त हो गया। उसकी यह स्वाभाविकता परिणत थी। जिन दिनों महायान लोक धर्म रूप लेता हुआ साधारण जनजीवन में अपनी पैंट बना रहा था, उन दिनों ब्राह्मण धर्म लोक साधारण से उत्तरोत्तर अलग होता जा रहा था। 6वीं-7वीं शताब्दी तक हालत यह हो चुकी थी कि संस्कृत के विशाल भंडार में से वेदोपनिषद आदि एकांत ग्रंथ ही आत्मोपलब्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष जीवन के बिचौलिए रह गए थे। 7वीं-8वीं शताब्दी में पुनर्जीवित ब्राह्मण धर्म शंकराचार्य की स्थापना और व्याख्या द्वारा अपना पिछला रूप बहुत कुछ बदल चुका था। बौद्ध धर्म की शून्य की संकल्पना उसमें सम्मिलित हो चुकी थी। इस समन्वय के परिणाम स्वरूप शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। महायान के प्रभाव से धर्म सम्मत लोक व्यवहार में जो बातें शामिल हुई उनमें प्रमुख बात सर्वभूत हितवाद, जीवोद्धार में विश्वास और उसके लिए कष्ट भोगने की प्रवृत्ति थी। यह मान्यता भी प्रबल हुई कि इस मनुष्य अपने सत्कर्म और भक्ति से बोधिसत्व लोक विश्वास से मुक्त हो सकता है। बुद्धगण लोक विश्वास में ईश्वर काल और देश की सीमा में परिव्याप्त भी हैं और लोकोत्तर भी भौतिक जगत नश्वर तथा सार शून्य है। कर्मकांड की बाहुल्यता और तंत्र मंत्र में विश्वास उत्पन्न हुआ। बौद्ध धर्म के मूल उपदेश पाली में थे, लेकिन इस समय तक पाली की बजाय संस्कृत ग्रंथ अधिक विश्वसनीय हो उठे थे। बौद्ध लोकाय व्यवहार में विश्वास टूट था और नामजप में से निर्माण का आह्वान था।
महायान सहज मानवीय लोकगत और समन्वय मूलकता उसकी ये विशेषताएं हिंदू धर्म को उसकी देन भी हो सकती हैं और हिंदू धर्म के साथ समन्वय के परिणाम स्वरूप बौद्ध श्रवण परंपरा में नया आयाम भी। निश्चित बात यही है कि समन्वय हो रहा था। साहित्य और चिंतन पर महायान का प्रभाव वैचारिक ही था। आलोच्य प्रदेश और काल में सामाजिक जीवन में आचार व्यवहार का मेरुदंड स्मृति सम्मत धर्म विचार ही बने रहे। कहने को संस्कृत ईस्वी सन के बाद भी संस्कृत चिंतन और सर्जन का माध्यम तो बनी रही और 17वीं 18वीं सदी तक उसमें लेखन की भी चलता ही रहा, लेकिन अब लोक जीवन की भाषा बनी वह नहीं थी और उसका साहित्य भी पंडितों के बीच का कार्यकलाप बन गया था। संस्कृत की रचना परंपरा के मूल रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में लोक जीवन के साथ संप्रयुक्ति का ही जो गहन भाव था वह जाता रहा। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में अब इस साहित्य में लोक जीवन से हटे हुए एक कल्पित जीवन और कल्पित संसार का आभास मिलता है। आलोच्य काल की उल्लेखनाएं संस्कृत रचनाओं में 7वीं शताब्दी में हर्ष की रचना के रूप में प्रसिद्ध नाटक नागानंद लिखा गया, जिसमें नादी पाठ में बुद्ध की वंदना है। अवधूत गीता का वर्तमान रूप पंडितों के अनुसार 9वीं 10वीं सदी का है। 11वीं सदी के महत्वपूर्ण संस्कृत लेखन में जयदेव कृत गीत गोविंद, सोमदेव कृत कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी का नाम है, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी की पैशाची भाषा की व्रत कथा का संस्कृत में काव्यात्मक रूपांतरण है। श्रीहर्ष का महाकाव्य नेषदचरित 12वीं सदी की रचना है। संस्कृत में मौलिक रूप की बजाय टीका लेखन की प्रवृत्ति शुरू हुई। अपने ज्ञान को आर्ष ज्ञान अथवा परंपरा सिद्ध ज्ञान से घटकर मानने की प्रवृत्ति के कारण हुई कई बार मौलिक चिंतन को भी टीका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। 10वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और आचार्य अभिनवगुप्त ने अपना समस्त मौलिक चिंतन टीकाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत किया है। उन्हें मौलिक ग्रंथ की तरह ही प्रस्तुत किया जा सकता था लेकिन किसी प्राचीन ग्रंथ को से जोड़कर अपनी बात रखने के पीछे यह मनोवृत्ति सक्रिय जान पड़ती है कि इस तरह अपनी बात को आर्ष और श्रुति सम्मत सिद्ध किया जा सके। इसी मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप प्रस्थान त्रयी अर्थात बादरायण का ब्रह्मसूत्र उपनिषद की गीता का सहारा लेकर ही हर्ष वैष्णव आचार्य ने अपनी बात कही कि इसके बिना उनका मतवाद न तो प्रमाणिक माना जाएगा न टिक ही सकेगा। 10वीं 11वीं शताब्दी तक पहुंचते हुए प्रस्थान त्रय के अलावा भी आचार्यों के ग्रंथों को टीका का योग्य सूत्रपात मान लिया गया। टीकाओं का जोर ऐसा हुआ कि मूल ग्रंथों की टीका हुई, फिर उस टीका की भी टीका हुई। टीका दर टीका की कड़ियाँ 6-6 8-8 तक की गिनती तक चलती रही। इस तरह चिंतन में एक परतंत्रता और मौलिकता के अभाव का जन्म हुआ। 11वीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य में एक और शुरुआत हुई। निबंध साहित्य रचा जाने लगा। आपटे के संस्कृत हिंदी शब्दकोश में निबंध का एक अर्थ संग्रह ग्रंथ है। यह वही अभिप्रेत है। हिंदी साहित्य की भूमिका के अनुसार निबंध साहित्य में लोक जीवन से संबंध छोटी मोटी सैकड़ों बातों का विचार विश्लेषण और व्यवस्थापन किया गया। इसका संबंध इस तरह के अनुष्ठानों तथा वैदिक दैनिक जीवन में व्यवहार विधि विधानों के साथ है। आधुनिक युग के पाठक को जो बातें नितांत निर्थक और निष्प्रयोजन जान पड़ सकती हैं, उनके लिए इन ग्रंथों के पन्ने रंगे हैं। इनका संस्कृत में लिखना होना भी शायद उनके परंपरा संपत्त प्रामाणिक और शास्त्रोक्त समझने जाने की उद्दिष्ट और कारण रूप रहा होगा, क्योंकि संस्कृत इस दौरान रचना की माध्यम भाषा लक्षण नहीं रह गई थी। मध्य देश की भाषा का विकास और रूपांतरण। आज की स्वीकृत स्थापित साहित्यिक हिंदी का दर्जा खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप को मिला हुआ है, लेकिन अतीत में अलग अलग समय पर अलग अलग बोली के पास केंद्रीय भाषा की जगह रही। किंतु केंद्रीय भाषा के अलावा भी इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां प्रचलित रहती आई हैं। उनमें से अनेक विशेष वज्र और अवधि और अगर साहित्य की वाचिक परंपरा को भी जोड़ लिया जाए तो कोरवी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि सभी के पास समृद्ध साहित्यिक भाषा की अपनी हैसियत मौजूद रही है। इस प्रदेश में बोली जाने वाली सभी बोलियों का सम्मिलित सामूहिक नाम हिंदी है, लेकिन साहित्य व्यवहार के लिए कोई एक भाषा केंद्रीय स्थान पा लेती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य बोलियों में क्षमता की दृष्टि से कोई कमी है। केंद्रीय साहित्य भाषा के रूप में किसी बोली का स्वीकृत होना राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि अनेक
कारणों से घटित होता है। इससे अनेकता और विविधता के बीच एक सूत्रता और संप्रेषणीयता संभव होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के अलावा वज्र, अवधी और अन्य बोलियों का साहित्य भी यथोचित रूप से सम्मिलित है। हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में होता आया है। भाषा के नाम के अलावा जाति, प्रदेश और संस्कृति के विशेषण की तरह भी इसका प्रयोग होता है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी। कुछ मतभेदों के सिवाय संवत 1050 कमोवेश सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य के आरंभ की तरह स्वीकृत है। देश के इतिहास में 7वीं शताब्दी मध्यकाल का आरंभ है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास से इसे पृष्ठभूमि का दर्जा ही दिया जा सकता है। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के अध्ययन के लिए सन 700 से 1000 तक का कालखंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तकरीबन 300 वर्षों में पुरानी हिंदी अथवा अपभ्रंश में विविध साहित्यों को पद्धतियों में विकसित और परिनिष्ठित होकर साहित्य भाषा का स्थान पाया और आधुनिक आर्य भाषाओं में प्राकृतों के रूपांतरों की कड़ी बनी। अपभ्रंश के संबंध में प्राचीन अलंकार ग्रंथों में दो प्रकार के परंपरा विरोधी मत मिलते हैं। एक और रुद्रट और के काव्य अलंकार के टीकाकार नमी साधु सन 1069 अपभ्रंश को प्राकृत कहते हैं, तो दूसरी ओर भामह 6वीं सदी, दांडी 7वीं शताब्दी आदि आचार्य अपभ्रंश का उल्लेख प्राकृत से भिन्न स्वतंत्र काव्य भाषा के रूप में करते हैं। अपभ्रंश के शब्दकोश का अधिकांश यहाँ तक कि 90% प्राकृत से ही गृहीत है और व्याकरणिक गठन प्राकृत रूपों से अधिक विकसित होता तथा आधुनिक भाषाओं के निकट है। अपभ्रंश का प्रमुख व्यावर्तक लक्षण संस्कृत और प्राकृत के संज्ञा रूपों से विभक्ति प्रत्यय का अलग होना है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी। विशुद्ध भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अपभ्रंश को इनमें से अंतिम माना गया है। इसी अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ। पाली के नामकरण की व्युत्पत्ति पल्ली से हुई, जिसका अर्थ है ग्राम। उसे शिष्ट और नागर भाषा के विलोम भार का ग्राम्य जन समाज की भाषा समझा जा सकता है। प्राकृत की व्युत्पत्ति से प्रकृति निहित है, जिसमें संस्कृत के विलोम भार पर पुनः जनसामान्य की सहज प्राकृतिक भाषा माना जा सकता है। प्राकृतों की संख्या अनेक है। अपभ्रंश का आगमन उसके बाद हुआ, लेकिन पाली और प्राकृत के विपरीत अपभ्रंश एक ऐसा नामकरण है जिसमें स्वयं उसके अपने नाम की कम तथा किसी अन्य का भ्रष्ट या विकृत स्वरूप होने की ध्वनि या अनुगूंज अधिक सुनाई पड़ती है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देसी भाषा अथवा गामेल भाषा, ग्रामीण भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकरणों में उस भाषा के लिए प्रात अपभ्रंश तथा कहीं कहीं अपभ्रष्ट संज्ञा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्य द्वारा का दिया हुआ है, जो आपात तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है, लेकिन अंततः संज्ञा में बदलकर केवल नामवाची रह गया और अनेक कवियों ने स्वयं भी अपनी भाषा को अवहत या अवट कहा है। यह मानना सही नहीं होगा कि अपभ्रंश का जन्म भी इन्हीं 300 वर्षों में हुआ था। उत्तरकालीन होने के बावजूद अपभ्रंश में ऐसे अनेक प्रयोग पाए जाते हैं जो वरुचि ईसा पूर्व 300 द्वारा प्राकृत प्रकाश में वर्णित साहित्यिक प्राकृत की अपेक्षा प्राचीनतर है। अपभ्रंश के रूप में प्रयोग बहुत पहले से सन के प्रथम शतक से निश्चित नियमित प्रचलन में आ चुके थे। एक प्रतिष्ठित परिनिष्ठा साहित्यिक भाषा के साथ साथ लोक भाषा और लोक साहित्य के सह अस्तित्व की जानी पहचानी है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी लंबे समय तक ऐसा सह अस्तित्व बना रहा। भाषा के विकास क्रम से ऐसा होता रहा है कि कालांतर में केंद्रीय और मानक भाषा बनने वाली परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा स्थिर और मानक रूप धारण करके लोक सामान्य की समझ, पकड़ और पहुंच से बाहर जाती रही है। जीवंत लोक भाषा का स्वरूप निरंतर गतिशील और वर्धमान रहता है। केंद्रीय साहित्यिक भाषा बार बार अपनी लोक भाषा की जड़ों तक लौटकर खुद को वर्धनशील और गतिशीमान बनाए रखती है। ऐसा ही होता है कि राजनीतिक, आर्थिक आदि कारणों से केंद्रीय भाषा के आसान पर कोई और बोली पदासीन हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी प्रदेश जैसे विशाल भूभागों से में अलग अलग इलाकों में अलग अलग बोलियों को केंद्रीय साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त हो। प्राकृतों की संख्या 4 बताई गई है: महाराष्ट्री, शौरसेनी, पैशाची और मागधी। प्राकृत के प्राचीन व्याकरण वरुचि ने इन्हीं 4 प्राकृतों के नाम गिनाए हैं। उन्होंने
अपने प्राकृत प्रकाश के 12 अध्यायों में से 9 अध्याय तथा कुल 424 सूत्र महाराष्ट्री को अर्पित किए हैं। शेष प्रत्येक भाषा के लिए एक के हिसाब से 3 अध्याय और 3 भाषाएं, पैसाची के लिए 14 सूत्र, मागधी के 17 सूत्र, सोरसैनी के लिए 32 सूत्र दिए हैं। प्रकट है कि मूल प्राकृत महाराष्ट्री को मानते हुए विवेचन किया गया है और शेष तीनों के विशिष्ट व्यावर्तक लक्षण ही गिनाए गए हैं। महाराष्ट्री एक तरह से लोक सामान्य मानक साहित्य भाषा प्रतीत होती रही है। महाराष्ट्री और सोरसैनी प्राकृतों को हिंदी प्रदेश की भाषाओं का पूर्ववर्ती रूप कहा जा सकता है। वह शायद एक ही भाषा की 2 शैलियों के नाम हैं, क्योंकि संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है और वो सोरसैनी के गद्य बोलती है और महाराष्ट्री के पद्य बोलती हैं। सोरसैनी निश्चित बोलती हैं और महाराष्ट्री में पद्य बोलती हैं। सोरसैनी निश्चित रूप से पश्चिमी हिंदी और मागध यानी बिहार और बंगाल की भाषाओं का पूर्व रूप है। बिहार की अनेक भाषाएं हिंदी के बोली परिवार से ही संबंध है। पैसाची के बारे में अधिकांशतः अटकलें ही प्राप्त हैं। अनुमान नहीं किया जा सका है कि वह वस्तुतः किस प्रदेश की भाषा थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि वह संभवतः आर्येतर जातियों द्वारा बोली जाने वाली आर्य भाषा रही होगी, जो उच्चारण में उनके नाद अभ्यास के अनुकूल विकृत हो गई होगी। महाराष्ट्री, सोरसैनी और मागधी हिंदी प्रदेश की भाषाओं के पूर्ववर्ती प्राकृतों का नाम था और वे अपभ्रंश के रास्ते हिंदी में अपने रूपांतरण तक आई होंगी। अनेक विद्वान महाराष्ट्री को आधुनिक मराठी का रूप मानते हैं, लेकिन आचार्य द्विवेदी के अनुसार दोनों में नाम सामान्य के अतिरिक्त विशेष कुछ समान नहीं है। अपभ्रंश और आभारी रंजन। अपभ्रंश को आरंभ में ही आभारी रंजन की भाषा की तरह उल्लिखित किया गया है। पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में आभारी रंजन का आविर्भाव हुआ था। जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनके संपर्क से भाषा के सामान्यतः प्रचलित प्राकृत रूपों से में स्वर वैचित्र्य और व्याकरण भेद और व्याकरण वैविध्य उत्पन्न हुए होंगे, जिनके कारण प्राकृतों के इन नए रूपों को अपभ्रंश कहा गया होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदर्भ में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र 200 ईस्वी से 200 के बीच कवि रचित का उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि ने सिंधु, सोवी तथा हिमालय के कुछ प्रदेशों में प्रचलित उकार बहुल आभीरी भाषा का जिक्र किया, यद्यपि उन्होंने अपभ्रंश का नाम नहीं लिया है। संस्कृत भाषा आभीर का प्राकृत भाषा में आहीर हो जाता है। वे यदुवंशी, नंदवंशी, गवालवंशी या गोपालों के साथ अभिन्न माने गए हैं। उनका उद्गम रहस्य में लिपटा और विवाद में डूबा हुआ है। उनका व्यवसाय पशुपालन और दस्युवृत्ति बताया गया है। कुछ लोग उन्हें एक आदि द्रविड़ी कबीले से जोड़ते हैं, जिसने दक्षिण से उत्तर को प्रवास किया और अपने देवता को पूजा उपासना की विधियों अपने साथ लेकर आए। इस विषय में पुराणों का साक्ष्य दिया जाता है कि कुछ उनके एक आक्रामक विजेता लहर का अंग मानते हैं, शायद शक, जिसका मूल उद्गम सिथिया अथवा मध्य एशिया में है। कुछ विद्वानों ने प्राचीन आभीरों को एक कबीले माना है, जबकि कुछ अन्यों ने एक नस्ल माना। पाणिनि, चाणक्य और पतंजलि जैसे प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने उनके हिंदू धर्म के भागवत संप्रदाय को अनुयायी बताया है। वे एक नस्ल रहे और या एक कबीला स्वभाव से ही खानाबदोश रहे या विस्थापित या आक्रांता, लेकिन वे अस्थायी रूप से यहीं बस गए और भारत में फैल गए। उनका महत्वपूर्ण उल्लेख महाभारत में है और यदुवंशी कृष्ण उनके महानायक हैं। ग्रीक इतिहासकार पटोलेमी ने सन 100 के अपने ग्रंथ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी भारत में आभीरों की उपस्थिति दर्ज की है। उनके काल और स्थान के बारे में निर्णायक रूप से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य वही हैं। आभीरों के हाथ में राजसत्ता आई तो उनकी भाषा अपभ्रंश को केंद्रीय भाषा की सत्ता और साहित्यिक भाषा का समाधान प्राप्त हुआ होगा। सन 600 में भामह और दांडी के सिद्धांत ग्रंथों में अपभ्रंश की अनेक रचनाओं की पंक्तियां और छंद उदाहरण के रूप में उद्धृत की गई हैं। अर्थात 6ठी शताब्दी और अपभ्रंश में ऐसा रचना संचय हो चुका था, जिसे भामह, दंडी जैसे अलंकारिकों ने अपने सिद्धांत ग्रंथों में उल्लेख के योग्य समझाया था। वह 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक विशाल विश्वकोश में राजदरबार में अपभ्रंश कवि के स्थान की चर्चा की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी में वह सौराष्ट्र के मगध तक फैल चुकी थी और आभीर मूल के मुक्त होकर लोकभाषा का पद ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन सामान्य लोकभाषा का स्थान आभीरों द्वारा प्रोत्साहित काव्य भाषा के पास ही था। बहुत संभव है कि साहित्य की लोकोन्मुखता लोकभाषा को राजाश्रय मिलने का ही परिणाम हो। इस प्रकार जो भाषा ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में आभीर आदि जातियों की लोक बोली थी, वह 6ठी
से साहित्यिक भाषा बन गई और 11वीं सदी तक जाते जाते शिष्ट वर्ग की भाषा तथा राजभाषा हो गई। इस विस्तृत प्रचलन और समादार के बावजूद अपभ्रंश का साहित्यिक प्रचुरता से संरक्षित नहीं मिला। इसका कारण भी शायद लोकभाषा और वाचिक परंपरा का परिवर्तन प्रभाव हो रहा हो। जानी पहचानी बात है कि मध्यकाल तक लिखित रूप से सुरक्षित साहित्य वही रहा जिसे या तो राज्य का आश्रय मिला या फिर किसी धार्मिक संप्रदाय का। जैन गुरु हेमचंद्राचार्य 1088 से 1178 ने अपने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत और प्राकृतों के अलावा अपभ्रंश का व्याकरण भी सम्मिलित किया। भामह दंडी द्वारा उद्धृत होकर जो काव्यात्मक स्वीकृति और प्रतीत अपभ्रंश को मिली होगी वह व्याकरण की रचना द्वारा सैद्धांतिक और शास्त्रीय रूप से भी पुष्ट हुई होगी। 11वीं शताब्दी में आलंकारिक और व्याकरण लक्ष्य कर चुके थे कि अपभ्रंश के रूप में प्रयोग वैदिक और प्रकार वैविध्य है, ले कोई एक निश्चित व्याकरण और एकरूपता नहीं है। स्थान भेद में वैविध्य की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हेमचंद्राचार्य का व्याकरण एक ही अपभ्रंश की चर्चा करता है। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि व्याकरण उसमें बंधे लायक भाषा एक सुस्थिर नामक रूप ले चुकी थी। यह वैविध्य इस बात के लिए अनुमान प्रमाण का आधार हो देता है कि अनेक प्राकृत भाषाएं इन रूपांतरों से गुजरी होंगी और अनेक अपभ्रंशों का अस्तित्व रहा होगा। वे आधुनिक भारतीय भाषाओं का पूर्व रूप कही जा सकती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गिरियरसेन की इस कल्पना का हवाला दिया कि प्रत्येक आधुनिक आर्य भाषा की एक अपनी अपभ्रंश भाषा भी रही होगी। यह केवल अनुमान प्रमाण से कही गई बात है, किंतु तर्कसंगत एवं संभाव्य है कि क्योंकि यह बात कुछ भरोसे लायक नहीं लगती कि अनेक प्राकृतों की केवल एक ही प्राकृतर अपभ्रंश रही होगी और उस एक अपभ्रंश से पुनः अनेक आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हो गई होंगी। हेमचंद्र के काव्योद्धरणाओं की भाषा में अनेक बोलियों का सम्मिश्रण है। वह किसी एक देश या काल की भाषा नहीं है, वह एक केंद्रीय साहित्यिक भाषा सी प्रतीत होती है। दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद बनता दिखाई देता है, लेकिन अपनी अपनी जगहों की अपभ्रंशों में अपनी अपनी स्थानीय विशेषताएं रही होंगी। इन्हीं अपभ्रंश बोलियों से साहित्यिक अपभ्रंश का निश्चय हुआ होगा। अपभ्रंश का साहित्यिक अपभ्रंश के साहित्य के भाषा काव्य कहने का चलन था। उसमें उसके विशाल लोक विस्तार को देखते हुए शायद यह उचित भी है लेकिन कुछ समय तक यह विस्तार अधिकांश उल्लेखनीय उल्लेख हो वह अनुमान प्रमाणों से सिद्ध रहा है। उसका विस्तृत प्रस्ताव साहित्य बहुत अधिक नहीं रहा और बहुत समय तक तो कालिदास की विक्रमोर्वशीय के कुछ प्रयोगों अलंकार शास्त्र और व्याकरणों ग्रंथों में प्राप्त कुछ उल्लेखों और उदाहरणों वेताल पंचविंशति तथा सिंहासन द्वितीय शास्त्रिका के अलावा उसे लुप्त ही समझा जाता रहा था। बाद में स्थिति बदली और पता चला कि जिन पुस्तकों को प्राकृत में की रचना समझा जाता था वह उसमें बहुत अपभ्रंश की थी। जैन धर्म जैन भंडारकों में अनेक अपभ्रंश पुस्तकें मिली जो जैन धर्मावलंबियों द्वारा जैन धर्मी सिद्धांतों के विषय में लिखित थी। स्पष्ट उसमें सिद्धांत विवेचन अधिक और साहित्यिक शोधनीय नगण्य दिखाई देता है। यह विवेच्य हिंदी भाषी भूभाग और भाषा साहित्य से जैन धर्म का ज़्यादा गहरा संबंध नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रयास से संरक्षित रचनाओं में अपभ्रंश की रचना और उसके काव्य रूपों के विषय में विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी संचित और सुरक्षित है, जिसे भाषा और साहित्य के विकास के एक पूरे अध्याय का ज्ञान मिलता है। इसलिए इन रचनाओं का महत्व असंदिग्ध है। इन कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, मुनि राम सिंह के नाम प्रमुख हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में फूफियंत, पुष्पदंत कृत, तिष्ठिलक्षण, महापुराण, स्वयंभू कृत, पामुरचरित, चरियो, हरिवंश पुराण, जसहर चरियो, राय कुमार चरियो के अलावा भविष्यत कहा, शंकुमार चरियो, संदेश रासक, मयणा संधि, पौंसरी चरियो, वज्र स्वामी चरित्र, अंतरसंधि, चौरंग संधि, सुलख्यान, चच्चारी, भावनुसार, परमात्मा प्रकाश, आराधना, नाम्य सुंदरी संधि आदि अनेक जैन रचनाओं के नाम गिनाए हैं। अपभ्रंश के व्याकरण हेमचंद्र भी आचार्य थे। इतर स्रोतों से कुछ प्राप्त अपभ्रंश छंद विधान के विषय में उल्लिखित पुस्तक प्राकृत पैंगलम में बहुत सी अपभ्रंश कविताएं उदाहरण की तरह संकलित हैं। अब्दुल रहमान का संदेश रासक
विरह काव्य है। पंडित प्रसाद शास्त्र के संपादक में प्रकाशित बोधगान और दोहा कोश को बंगाल लिपि के कारण अपभ्रंश की तरह पहचानने में विलंब हुआ। इसमें संकलित दोहा की भाषा में अपभ्रंश का परिनिष्ठि रूप मिलता है, लेकिन परम इसमें की भाषा में पूर्व भाषा के चिन्हों का कारण उसे बांग्ला, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ओडिसी का भी पूर्ण रूप माना गया है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बौद्ध धर्म के सहजयान और वज्रयान संप्रदाय में तंत्र मंत्र का बोलबाला हो गया था। उनके अनुयायी सिद्ध कहे जाते थे। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। वस्तु के रूप में काया योग, सहज शून्य की साधना और समाधि की तन्मयता को लिया गया है। इनमें से कुछ अधिक प्रसिद्ध नाम सहरपा, सबरपा, भुसुकपा, लुईपा इत्यादि हैं। अपभ्रंश काव्य के रूपबंध बाद के हिंदी साहित्यों में विरासत की तरह अनेक रूपांतरों में प्राप्त हुए और परंपरा का विस्तार बने। चरित काव्य पद्रिया 16 मात्र का छंद है, जिसकी 18 पंक्तियों के साथ दूहा का घत्ता विराम देकर जिस पंक्ति गुच्छ की रचना होती है उसे कड़बक कहते हैं। दूहा पद्रिया बंध में कथा काव्य की रचना की गई है। जैन परंपरा में चरित्र काव्य कहलाए। स्वयंभू का पाऊ, चरयू, धनपाल का भविष्यत कहा, पुष्पदंत का जसयुद्री, जसहरयु आदि तथा पूर्वोल्लिखित सूची में अन्य अनेक चरित काव्यों के उदाहरण हैं। चरित काव्यों में परवर्ती हिंदी कथा काव्यों के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना वगैरह का पूर्ण रूप दिखाई देता है। पश्चिमी हिंदी में दोहा पद्रिया के समकक्ष पूर्वी हिंदी में दोहा चौपाई बंद का प्रयोग किया जाता था। दोहाई चौपाई बंद के प्रथम प्रयोक्ता सिद्ध संप्रदाय के बौद्ध कवि सहरपा थे। मुक्तक काव्य दोहा छंद का प्रचुर ऐश्वर्या प्रंश में प्रकट हुआ। निर्गुण की महिमा और धार्मिक उपदेश नीति की शिक्षा, वीर और श्रृंगार सामान्यतः दोहा की रचना के विषय हैं। गेय पदों का विपुल साहित्य अपभ्रंश में रहा होगा। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में साहित्यिक अपभ्रंश का विवेचन किया है, किंतु ग्राम्य अपभ्रंश की चर्चा की है, जिसमें रासक, डोम्बिका आदि प्रकार की गेय कीर्तियां रची जाती थी। आचार्य द्विवेदी का अनुमान है कि संभवतः रासक छंद में रचित होने के कारण इनका यह नाम पड़ा होगा, किंतु बाद के हिंदी साहित्य में रासक या रासों के नाम से काव्यशास्त्र ही शेष रहे। अपभ्रंश के गेय पद भी बहुत कम ही मिले, लेकिन गेय पदों की परंपरा हिंदी साहित्य में बनी रही। संधा भाषा अथवा उलटबासियां बौद्ध ज्ञान और दोहा कोश में संकलित सिद्ध साहित्य में बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें प्रकट रूप से ऐसा अर्थ सुनाई देता है जो लोक विरुद्ध और कुत्सित हैं, क्योंकि उसमें साधना की रहस्यात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है और परिचित शब्दों का एक गुह्य अभिप्रेत अर्थ अभिप्राय को बदल देता है। रहस्यात्मक शब्दों के अर्थ की जानकारी साधनात्मक अर्थ को स्पष्ट कर देती है। अतः इन वज्रानी सिद्धों की यह उलटबासी शैली शैव नाथपंथियों की ऐसी ही शैली के साथ बहुत समान है। दोनों प्रकार के साधना मार्गियों में घनिष्ठ संबंध रह चुका था। नाथों की पूर्वज परंपरा में भी 84 सिद्ध हुए और दोनों सूचियों में बहुत सारे नाम समान है। उलटवासियों की परंपरा हिंदी में निर्गुण संतों तक चलती रही। सहरपा तो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, इन्हीं से सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। निष्कर्ष, पश्चिमी सिरे पर शोरसैनी और पूर्व सिरे पर मागधी का जिक्र हिंदी की पूर्ववर्ती प्राकृत के रूपों में किया जा चुका है। ये दोनों हिंदी साहित्य के केवल दो भिन्न भाषिक मूल नहीं, बल्कि दो भिन्न संस्कार और आचार विचार को अभिव्यक्त करने वाले साहित्य हैं। दोनों प्रकार के साहित्य दो भिन्न आर्य जातियों के रचे हुए साहित्य हैं। पश्चिमी अपभ्रंश से चारण काव्य की राजस्तुति, ऐतिहासिक श्रृंगारी काव्य, लोक प्रचलित कथानक तथा नीति की फुटकल रचनाएं आई। पूर्व अपभ्रंश से निर्गुणीय संतों की शास्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा, पाखंड विरोध में झाड़ फटकार, अखड़पना, सहज शून्य की साधना, योग पद्धति और भक्ति मूलक रचनाएं उत्पन्न हुई। पश्चिमी आर्यों की रूढ़ि प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्राणता, विद्रोही वृत्ति, प्रेम निष्ठा को भी अभिव्यक्ति मिली है। आधुनिक भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, किंतु विशेष बात यह हुई कि आधुनिक आर्य भाषा में संस्कृत शब्दों का पूर्वानुगमन हुआ, जबकि अपभ्रंश में वे लगभग अनुपस्थित हो चुके थे या
तद्भव बन चुके थे, लेकिन हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि संस्कृत प्रचुर भाषाएं बनी। हिंदी साहित्य के आदिकाल ने अपनी पृष्ठभूमि से इस विषय वस्तु और संवेदना की विरासत के साथ अपभ्रंश का भाषागत उत्तराधिकार भी पाया, जो आगे चलकर हिंदी भाषी प्रदेश की अनेक बोलियों में विकसित हुआ। आदिकाल के मूर्धन्य कवि चंद्र बरदाई हिंदी के आदि कवि भी हैं और अपभ्रंश के अंतिम कवि भी। हालांकि अपभ्रंश की रचनाएं 15वीं-16वीं शताब्दी तक चलती रही। फिर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।